भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज मैं आपको कौन कौन से टॉपिक कवर कराने वाला हूं। तो आज मैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, उत्सव और मेले, झील, बांध, टाइगर रिजर्व, एयरपोर्ट, संग्रहालय और मुख्यालय, ऐसे टॉपिक कवर कराने वाला हूं। आने वाली 10 से 15 मिनट में आपको इतना बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा कि पूरे YouTube पर अगर इतने कम समय में इतना बेहतरीन कंटेंट दिख जाए तो वीडियो को डिसलाइक कर जाना। इतना सटीक और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है कि इस वाले पार्ट से मैं 100% गारंटी लेता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए बढ़िया तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी ये चैनल डेडिकेटेड है बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन कंटेंट देने के लिए। आप इस चैनल पर जाओगे तो इस चैनल पर जाने के बाद आपको यहां पर वीडियोस वाले पार्ट में सब कुछ देखने को मिलेगा, लाइव वाले पार्ट में सब कुछ देखने को मिलेगा। यहां पर मैं इतने बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं कम समय में, ताकि आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको लेकर। पहला क्वेश्चन बनता उत्तर प्रदेश किसका पार्ट है, तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आपसे पहला क्वेश्चन तो ये बना। उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, 7.33% घिरे हुए पूरे भारत के एरिया का, और 4th स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़, पूरे भारत की पॉपुलेशन का 16.5%, और पहले स्थान पर आता है पॉपुलेशन में। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई 240 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर। सबसे ईस्ट का जिला हमारे पास, सबसे वेस्ट का जिला शामली, नॉर्थ का सहारनपुर, सबसे ईस्ट का बलिया, और सबसे साउथ का सोनभद्र जिला देखने को मिलता है। अगला देखो, अगर आप चाहते हो कि हम यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन लें, तो सिलेक्शन का मैं एक गारंटी आपको देता हूं कि अगर आपको इस बार सिलेक्शन ही लेना है तो आपको क्या क्या टारगेट करना। आज 2 जून है, आज आप यूपी करंट अफेयर और स्पेशल टॉपिक का रट्टा मार दो। फिर 3 जून को आप यूपी जीके का रट्टा मार दो। 5 जून को आप स्पेशल टॉपिक को रट डालो। 5 जून को आप करंट अफेयर की बूस्टर को रट डालो, और 6 जून को आप 7500 क्वेश्चन रट डालो। क्योंकि 6 जून क्यों लिखा है कि कुछ 6 जून को करोगे, कुछ 7 जून को, कुछ 8 जून को। 8 जून को तो पेपर है, तो आप जैसे बस में जा रहे हो या फिर ट्रेवल कर रहे हो या फिर होटल में रुके हुए हो, तो इन क्वेश्चन को आंखों के सामने से देख के निकाल लेना। ठीक है, खुद सेलेक्टेड हूं इसीलिए मैं गाइड कर सकता हूं और बता भी सकता हूं कि एग्जाम में क्या बनेगा। मैं हमेशा उन कंटेंट पर फोकस करता हूं। मैंने 10 से ज्यादा जॉबों में सिलेक्शन लिया है, तो मुझे यह पता है कि किस जॉब में किस तरीके का पैटर्न पूछता है और एग्जाम ओरिएंटेड क्या है। आजकल के टीचर क्या है, हजारों चीजें दे रहे हैं, लाखों चीजें दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। एक होता तीर हमेशा निशाने पर लगना, और एक होता तीर मारे जाओ बस धुआंधार नहीं। तो ये 5 दिन में आप लगभग 100+ टॉपिक कवर करेंगे और सिलेक्शन कंफर्म है। अगर मेरे बताए हुए रूल पर आप चलेंगे तो मैं ये मानता हूं 5 दिन में भी पूरी जीएस रिवाइज हो जाएगी। वरना तो पूरे 5 साल में भी अगर जीएस का रिवीजन कर दो ना तो गारंटी है। जीएस डिपेंड करती है कि पढ़ किस तरीके से रहे हो, किसकी गाइडेंस में पढ़ रहे हो। तो ये आपको सारा का सारा कहीं से भी करके जाओ, किसी यूट्यूब चैनल से, किसी बुक से, कहीं से भी, लेकिन पैटर्न ये होना चाहिए जो मैंने आपको बताया रिवीजन का। ठीक है, जैसे आप करंट अफेयर का रिवीजन मार जाओ, स्पेशल टॉपिक मार जाओ, कंप्लीट जीके जीएस 100 पेजों में मार जाओ। तो मैंने ऐसा बूस्टर बना दिया आप सभी के लिए कि ये बूस्ट कर देगा आपकी 5 दिन में पूरी जीएस को। देखो, हिंदी सब करके आएंगे, रीजनिंग सब करके आएंगे, मैथ सब करके आएंगे, लेकिन मेन फैक्टर जो निभाएगा वो जीएस निभाएगा। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर जीएस का पूरा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी वे में आप तैयारी करेंगे, और मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि आने वाले 5 दिन में आपका 100% पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। क्लियर है? तो ये वाले बूस्टर जरूर करके जाएंगे एग्जाम से पहले 5 दिन। मैं खुद गाइड करूंगा इस बूस्टर में, ताकि आप अच्छे से रिवीजन करके जा सको। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पशु जो बारहसिंगा है। यहां से नोट्स ले लेना आज बूस्टर, और आज ही से, ये 2 जून लिखा हुआ, 2 जून से ही लग जाना, ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना कर पाओ और अच्छे से अपना रिवीजन कर पाओ। अगला, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर, देखो इसमें 2 मीन मछली है, एक गंगा और हमें यमुना की आकृति देखने को मिलती है, और एक तीर धनुष देखने को मिलता है। आप याद रखेंगे, और ये इसे 1938 में अपनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी को लेकर बात करें, 1836 से लेकर 1858 तक आगरा, 1858 से लेकर 1921 तक प्रयागराज, 1921 से लेकर 1935 तक आंशिक रूप से लखनऊ, और 1935 से अब तक जो है उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी, पहली दलित महिला सीएम या फिर सर्वाधिक बार महिला सीएम मायावती,
अब वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ और सबसे युवा सीएम जो रहे वो अखिलेश यादव रहे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट को लेकर बात करें तो 1866 में स्थापना होती है। पहले चीफ जस्टिस जो थे वॉल्टर मेयर थे। जजों की संख्या 160 है। जजों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा हाई कोर्ट है और इसकी खंडपीठ जो है वो हमें लखनऊ में देखने को मिलती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। नेक्स्ट, अब बात करें, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास जिला मुख्यालय। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ जिला मुख्यालय, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, कुशीनगर का पडरौना, अकबरपुर का अंबेडकर नगर, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, भदोई का संत रविदास, गौरीगंज का अमेठी, जालौन का उरई और कानपुर देहात का अकबरपुर देखने को मिलता है। देखो, एक चीज आती है इन्वेस्ट। बहुत से बच्चे कहते हैं सर फ्री फ्री फ्री। देखो, जब तक आप, जैसे मैं आपको कहूं कि आपकी कुछ वैल्यू नहीं है घर में, तो आपको कोई भी इज्जत नहीं देगा। उसी तरीके से जब तक आप किसी चीज की वैल्यू डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप उन्हें इज्जत नहीं दोगे। इज्जत नहीं दोगे तो उसी तरीके से ट्रीट नहीं करोगे। तो नोट्सों को जब बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे तो बहुत अच्छे से उससे वो क्रीम निकाल पाओगे और सिलेक्शन क्यों ले पाओगे। बड़ी मेहनत से सटीक, मतलब एक एक पॉइंट अपने आप में सिलेक्शन क्यों लेकर जाएगा, जो मैंने आपको 5 दिन का टारगेट दिया है। आज ही बिना सोचे घबराए ले लेना। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, एयरपोर्ट को लेकर, सरसावा एयरपोर्ट सहारनपुर, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या, लाल बहादुर शास्त्री बनारस, बमरोली प्रयागराज, चकेरी और कल्याणपुर कानपुर, खेरिया आगरा, हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद, जेवर एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, संग्रहालय को लेकर बात करें, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, सरकारी संग्रहालय और सरकारी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, ताजमहल संग्रहालय आगरा, रानी महल संग्रहालय झांसी, बुंदेलखंड संग्रहालय बांदा, भारत कला भवन वाराणसी, राहुल संकीर्तन संग्रहालय गोरखपुर, रामकथा अयोध्या, बाल लोक संग्रहालय हमारे पास लखनऊ और पांचाल संग्रहालय बरेली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ बिजनौर, पीलीभीत लखीमपुर खीरी में दुधवा और रानीपुर चित्रकूट में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें स्थानीय स्वशासन को लेकर। देखो, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की जो हमारे पास संवैधानिक दर्जा है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर दिया गया था, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें यानी 33% सीटों का आरक्षण है। एससी और एसटी को जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण दिया गया है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो उसका चुनाव 6 माह के अंदर करना जरूरी है, यह आप याद रखेंगे। वित्त की व्यवस्था जो है राज्य वित्त आयोग करता है, जिसका जो गठन है प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। स्थानीय स्वशासन को लेकर, जैसे अगर मैं ग्राम स्तर को लेकर बात करूं तो ग्राम प्रधान होता है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होता है और जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष होता है। अगला आता हमारे पास नगर निगम। 74वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1993 में दिया गया था। भाग 9A अनुसूची 12 आर्टिकल 243 से लेकर जेड तक है। 18 कार्यों का वर्णन है। इसके अलावा आप बात करें 3 भागों में बांटा गया है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। 15,000 से लेकर 1 लाख की जनसंख्या वालों को कहा जाता है नगर पंचायत। इसमें जो सबसे उच्च होता है वो होता है अध्यक्ष। नगर पालिका 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में, इसमें सबसे उच्च होता है मेयर। नगर निगम 5 लाख से ज्यादा और इसमें सबसे उच्च होता है महापौर। कौन होता है? महापौर इसमें सबसे उच्च होता है। अब बात करें ज्योग्राफी को लेकर यूपी की। यूपी के भौतिक विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है। एक आता है सबसे पहला भावर क्षेत्र, ये वाला हिस्सा, फिर आता है ये वाला हिस्सा तराई क्षेत्र, फिर आता है मैदान, फिर आते हैं पठार, है ना, जिनमें बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, और फिर आता है हमारे पास माउंटेन, जिसका नाम है हमारे पास विंध्य पर्वत। देखो कैसे निर्माण हुआ। नदियां जब हमारे पास पर्वतों से निकलती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आती हैं। जब उन्हें ढकेल नहीं पाती है तो उनके बीच से बहना स्टार्ट कर देती हैं, दिखाई देना बंद हो जाती हैं। इस क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहते हैं। भावर क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए खेती करना संभव नहीं है। दूसरा, यहां पर नदियां दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में नदियां बहुत ज्यादा गाद लेकर आती हैं। यहाँ पर नमी बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर गन्ना, चावल और कपास की खेती करना बहुत सुलभ है तराई क्षेत्र में। उसके बाद आते हैं मैदान। मैदानों का निर्माण उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना ने किया है। मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है, जिनका निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी के भी 2 टाइप है, खादर और बांगर। ठीक है, खादर और बांगर है। जैसे भावर क्षेत्र को लेकर मैंने क्या बात की,
यहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे भावर क्षेत्र को लेकर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ढकेल नहीं पाती हैं तो उनके अंदर से बहना शुरू कर देती है, दिखाई देना बंद हो जाती है, भावर क्षेत्र कहलाता है। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होने के कारण कृषि करना संभव नहीं है। नेक्स्ट आगे क्यों रहेंगे, तराई क्षेत्र। नदियां बाबर क्षेत्र से बाहर आती हैं, अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, तराई क्षेत्र कहलाता है। पानी की अधिकता होती है, गन्ना धान की खेती करना यहां पर संभव है। क्लियर है। उसके बाद मैदान, मैदानों का निर्माण किसने किया है, गंगा यमुना की नदियों ने किया है उत्तर प्रदेश में। इसके दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर, है ना। जो मेन नदी से दूर वाली मिट्टी होती है उसे कहते हैं बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ को, और नई जलोढ़ को कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में पठारी भाग, हमारे पास कौन सा, पठारी भाग। ये जो उत्तर प्रदेश में पठारी भाग है, यह बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, दो पठारों का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के पठार की जो हाइट है वो 300 मीटर या उससे ज्यादा है। यहाँ पर मोटे अनाज होते हैं, बुंदेलखंड के पठार में मोटे अनाज। इसके अलावा यहाँ पर दलहन होता है। क्या होता है, दलहन। यहाँ पर दलहन के साथ तिलहन होता है ना, तिलहन होता है। इसके अलावा यहाँ पर कपास भी होता है, पठारी भाग में यूपी के में कपास होता है। इसके अलावा यहाँ पर लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, लाल और काली मिट्टी पाई जाती है कहां पर, पठारी क्षेत्र में। सबसे ज्यादा गर्मी यूपी के पठारी क्षेत्र में रहती है। क्या रहती है, सबसे ज्यादा गर्मी आपसे पूछे यूपी में कहां पर रहती है, तो सर्वाधिक गर्मी यूपी में कहां पर रहती है, हमारे पास पठारी क्षेत्र में रहती है। कहां पर, पठारी क्षेत्र में रहती है, आप याद रखेंगे। और मुख्य रूप से दो पठारों का विस्तार है, एक है बुंदेलखंड का पठार और एक है हमारे पास बघेलखंड का पठार। क्लियर है। यूपी में केवल एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्य पर्वत, वो भी मुख्य रूप से मिर्जापुर सोनभद्र वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, जिन्हें कैमूर और सोनकर पहाड़ियां कहा जाता है यूपी में। कैमूर व सोनकर पहाड़ियां यूपी में कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा किस पर्वत का विस्तार है, विंध्य पर्वत का। कहां पर है, साउथ में। किस पठार का, बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार का विस्तार। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट, अब बात करें उत्तर प्रदेश के इतिहास को लेकर, तो सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर बात कर रहा हूं तो आप याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में था और हिंडन नदी पर था, है ना। हिंडन नदी पर मेरठ में था। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। यहां से हमें क्या मिला है, यहां से हमें कपास और मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है। सनोली बिजनौर से मिला, 3 मानव कंकाल मिले हैं। बड़ा गांव बागपत से, हुलास सहारनपुर से, कैराना और मंडी मुजफ्फरनगर से और मानपुरा बुलंदशहर से मिला है। सभी सिंधु घाटी सभ्यता के हमारे पास क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल है हमारे पास। यहां से आज ही नोट्स लेकर अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना बढ़िया तरीके से। मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूं, इतने सटीक तरीके से बनाया हुआ कंटेंट है जो एग्जाम में डायरेक्टली हिट करेगा क्वेश्चन। देखो बार बार मौका नहीं आता, कांस्टेबल की भर्ती बड़ी मुश्किल से आती है। अभी एसआई और आपने होमगार्ड का देख लिया कितना बुरा हाल है, कोचिंग तक बंद हो गई। अगर आवाज उठाई तो आपके ऊपर है, सिलेक्शन लेना नहीं लेना। मात्र 5 दिन डिसाइड करेंगे आप, 5 दिन डिसाइड करेंगे 5 साल आपकी। या तो 5 दिन में सिलेक्शन ले लेना, वरना 5 साल भटकते रहना। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो, हो जाएगा। जो मैंने कहा बस उस चीज को अपनाओ अच्छे से। ठीक है, मुझे 3 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब में, और उससे पहले कई सिलेक्शन लिए थे। भारत में सबसे पहले लोहे के प्रमाण जो मिले हमें, वो उत्तर वैदिक काल से मिले हैं। स्थान है अतरंजी खेड़ा, जो कि एटा जिले में देखने को मिलता है। यूपी में वैदिक काल में 2 जनपद थे, कुरु और पांचाल। कुरु जो था वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में, और पांचाल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में था। रामायण की रचना ब्रह्मवर्त क्षेत्र में वाल्मीकि जी के द्वारा गंगा नदी के तट पर कानपुर में बिठूर में की गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट, जैन धर्म को लेकर बात करें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, और इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। सेकंड तीर्थंकर थे अजीतनाथ, इनका जन्म भी कहां पर हुआ था, अयोध्या में हुआ था। तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, इनका जन्म हुआ था श्रावस्ती में। 23वें तीर्थंकर थे हमारे पास पार्श्वनाथ, ये काशी से बिलोंग करते थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प, यानी सांप इनका प्रतीक चिन्ह था। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का संयुक्त फेमस स्थान कौशाम्बी है। कौन सा, कौशाम्बी है। मौर्यकाल, मौर्यकाल की नींव चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी, आप याद रखेंगे। मौर्यकाल के 2 अभिलेख हैं, टोपरा और मेरठ अभिलेख, जिनको फिरोज शाह तुगलक उठाकर लेकर आया था दिल्ली। सारनाथ स्तंभलेख से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। सैगोरा अभिलेख से गोरखपुर से मिला है, जिसमें मौर्यकाल में अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्यकाल का एक अभिलेख है अहरोरा अभिलेख, जो कि मिर्जापुर से मिला है। अब बात करें कुषाण काल को लेकर। कुषाण काल की नींव जो है कुजुल कन्फ्यूशियस के द्वारा रखी गई थी।
कुषाण काल में सोने के सिक्के जो हैं वो विम कड़फिस के द्वारा चलाए गए थे, जिनके प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश के मथुरा से मिलते हैं। कुषाणों की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। 78 एडी ने कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक किया, जिसमें शक संवत की शुरुआत की थी, जिसे भारत सरकार ने अपनाया है। कुषाणों के समय गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, जो कि यूपी से बिलोंग करती है, मूर्तियों के लिए बड़ी फेमस थी कुषाण काल में। नेक्स्ट, गुप्त काल को लेकर बात करें। गुप्तों की नींव श्रीगुप्त के द्वारा रखी गई थी। गुप्तों के सबसे पहले प्रमाण प्रयागराज के कौशाम्बी से मिलते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ललितपुर उत्तर प्रदेश से मिला है। भीतरी गांव मंदिर गुप्त काल का है, जो कि कानपुर से मिला है। गुप्तकालीन अभिलेख हैं, जैसे भीतरी अभिलेख गाजीपुर, करमदंगा अभिलेख अयोध्या, मथुरा अभिलेख मथुरा से मिला है। वहीं मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अगले, मंदिर निर्माण की सबसे बड़ी शैली हमारे पास गुप्तों के पास थी। बिलसा अभिलेख एटा से और गढ़वा अभिलेख जो है प्रयागराज से मिला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की नींव जो है वो पुष्यभूति के द्वारा रखी गई थी। यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी बहन का विवाह मोखरी वंश में गृहवर्मा के साथ किया था। जब गृहवर्मा की डेथ हो जाती है तो यहां का शासन जो है किसके द्वारा संभाला जाता है? हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि कन्नौज वाला क्षेत्र था। कन्नौज को ही प्राचीन काल में महोदयश्री कहा गया है। प्रयागराज और कन्नौज में हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया था। अगला था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 1000 से लेकर 1027 तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। इसका 12वां आक्रमण जो है यूपी के कन्नौज में किया गया, जहां का राजा राज्यपाल था, है ना, जो भाग गया था, जिसके कारण विद्याधर चंदेल ने इसे मार दिया था। 14वां आक्रमण भी यूपी से बिलोंग करता, जो कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हुआ था, जहां पर विद्याधर चंदेल ने इन्हें असफल कर दिया था महमूद गजनवी को। नेक्स्ट, आज ही मैंने कहा आज 2 जून है, आज इसका रिवीजन कर देंगे। 3 जून को यूपीजी के, 4 जून को स्पेशल टॉपिक, 5 जून को करंट अफेयर, 6 जून से लग जाएंगे 7500 क्वेश्चन के कंप्लीट रिवीजन पर। सिलेक्शन मतलब विकास राणा, जो मैंने आपको बताया, खुद सिलेक्शन लिया है, खुद सिलेक्टेड हूं और 3 साल हो गए जॉब करते करते, तो मुझे पता है कि किस तरीके से कौन सा कंटेंट फंसेगा। किसी ने अगर एक जॉब ली है तो इसका मतलब यह है कि उसने कितनी असफलताएं झेली होंगी, उसे कितनी नॉलेज होगी कि किस तरीके का कंटेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहां से आप सारा का सारा कंटेंट आज ही रिवीजन करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसको लेकर। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला मोहम्मद गौरी। कौन आता? मोहम्मद गौरी, यहां से ले लेना। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 में किया था। तराइन फर्स्ट मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। 1192 में तराइन सेकंड हुआ, इन दोनों के बीच हुआ, जिसमें गौरी की जीत होती है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद कन्नौज का राजा था, जो कि यूपी से बिलोंग करता था। अब बात करें दिल्ली सल्तनत को लेकर, गुलाम वंश। गुलाम वंश की नींव जो है ऐबक के द्वारा रखी गई थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। 1210 में चौगान खिलते समय इसकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद इल्तुतमिश राजा बना था, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, राजा बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। कहां का? बदायूं का गवर्नर था। फिर आता तुगलक वंश। तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल जब पड़ा था ना, तो उसने स्वर्ण द्वारी का निर्माण कराया था, जो कि यूपी के कन्नौज में कराया था, है ना। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यूपी में 2 शहर जौनपुर और फिरोजाबाद बसाए गए थे। जौनपुर को पूर्व का सिराज और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जौनपुर। जौनपुर को लेकर बात करें, जौनपुर जो है ना, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया। इसे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की वजह से मध्यकालीन इतिहास में पूर्व का सिराज कहा गया है। मध्यकालीन भारत में स्वतंत्र होने वाला पहला शहर जो था वो जौनपुर था। जौनपुर की स्थापना जो है सार्की साम्राज्य में, जौनपुर में ही सार्की साम्राज्य की नींव रखी गई, जिसकी नींव रखी गई हुसैन शाह सार्की के द्वारा। तो आपसे पूछेगा सार्की साम्राज्य उत्तर प्रदेश में कहां पर था? जौनपुर था। किसने नींव रखी? हुसैन शाह सार्की के द्वारा रखी गई। लोधी वंश। लोधी वंश की नींव जो है बेलुल लोधी ने रखी। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश भी था। ठीक है, अब बात करें जौनपुर की जामा मस्जिद हुसैन शाह सार्की ने बनवाई। जौनपुर की अटाला मस्जिद इब्राहिम सार्की ने बनवाई। हौज ए शमसी का निर्माण बदायूं में इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मुगल काल को लेकर बात करें। मुगल काल की नींव बाबर के द्वारा 1526 में रखी गई। पानीपत फर्स्ट में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। सूरवंश की नींव जो है शेरशाह सूरी के द्वारा रखी गई थी। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई। और कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, जिसमें भी शेरशाह सूरी की जीत होती है। नेक्स्ट आता अकबर। अकबर का मकबरा यूपी सिकंदरा आगरा में है।
अकबर के 9 रत्न में से 2 यूपी से थे। महेशदास जिसे बीरबल कहा जाता है कालपी से। टोडरमल जिन्हें सीतापुर से बिलोंग करते थे। 1580 में इन्हीं के द्वारा आईने दहसाला की शुरुआत की गई थी। अकबर के द्वारा आगरा का किला का निर्माण किया गया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। अकबर के द्वारा ही प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद भी रखा गया था, आप याद रखेंगे 1583 में। कब रखा गया था? 1583 में। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जहांगीर। जहांगीर के द्वारा आगरा के किले में शाहबुर्ज में न्याय की जंजीर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, है ना। जहांगीर के समय मुगल चित्रकारी अपने सोने युग पर थी। शाहजहां द्वारा राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इसने अपनी बेगम मुमताज महल या फिर अर्जुमंद बानो बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण कराया। इसी के द्वारा आगरे के किले में दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था। मुगल कालीन निर्माण, संभल, अयोध्या की बाबरी मस्जिद और एदमौद्दौला का मकबरा, ये सभी बाबर के, मतलब ये सभी हमारे पास मुगल काल के हैं। और एदमौद्दौला का मकबरा जो है ना, इसका निर्माण नूरजहां के द्वारा कराया गया था। इसके द्वारा नूरजहां के द्वारा कराया गया था। चलिएगा, अब बात करें बक्सर के युद्ध को लेकर। अगर आप मेरी तरह या फिर मेरी गाइडेंस में, अच्छा मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा अगर आप यहां से चीजों को देखते हैं, करते हैं, ठीक है ना। और बढ़िया तरीके से, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं, जो मेरी गाइडेंस में पढ़ के जाएगा कुछ अलग करके जाएगा, और बाहर जब निकलोगे ना तो ये एक बात ही बोलोगे, हाँ सिलेक्शन इस बार हो सकता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम सेकंड के द्वारा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। खास बात क्या है? अंग्रेजी जीत हुई, जिसके कारण इलाहाबाद की संधियां हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है ये होती है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच 12 अगस्त 1765 को, जबकि इलाहाबाद की सेकंड संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होती है 16 अगस्त 1765 को। तब 16 अगस्त 1765 को। फिर आती है अवध को लेकर बात। अवध सबसे पहले सआदत खां के समय पर अस्तित्व में आया। सआदत खां को ही बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। अवध का नवाब आसफुद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया था। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर ही अवध को हड़प लिया गया था। अब बात करें उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति को लेकर। अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग किस कारण हुई? सुअर और गाय की चर्बी के लगे कारतूस के कारण। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उत्तर प्रदेश के बलिया से बिलोंग करते थे और इन्हें गदर का प्रथम सिपाही कहा गया है। 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग मई 1857 में कहां से होती है? मेरठ से होती है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बरेली से खान बहादुर खान, कानपुर से नाना साहिब, प्रयागराज से लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। और सबसे ज्यादा जो लोग थे वो अवध से थे, इसलिए अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल था। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो बनारस में हुआ था, नेतृत्व झांसी से किया था, और इनकी जो कब्र है, यानी इनकी जो शहादत है वो कहां पर है? ग्वालियर में है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको सारा का सारा इंपोर्टेंट पार्ट यूपी से रिलेटेड करा दिया। इतने फैक्ट इतने कम समय में शायद ही कोई करा सकता है जो मैंने आपको कराई। क्लियर है? तो मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने आपको 10 टॉपिक कराए और 10 के 10 बेहतरीन और अच्छे थे। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी वीडियो को एक तो लाइक कर देंगे, दूसरा जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेंगे, तीसरा जो 5 दिन का टारगेट किया उसे अच्छे से करेंगे, कहीं से भी करना लेकिन अच्छे से करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।